हम लोग बिहार की एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं इन अ नटशेल, राइट। बिहार की एंशियंट हिस्ट्री को इन अ नटशेल देखने वाले हैं हम लोग काफ़ी कम समय में। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देने वाली बात है, एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि क्या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो सिंधु सैंधव सभ्यता थी, जो सिंधु सरस्वती सभ्यता थी या इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे कहते हैं, उसका विस्तार बिहार में था? तो इसका आंसर है नहीं। उसका एक्सटेंशन यूपी तक था, आलमगीर तक, ये सब हमको पता है। दूसरा क्वेश्चन ये, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या जो फॉरेन इन्वेजन हो रहे थे एंशियंट टाइम में, आई मीन जो इंडो ग्रीक्स आ रहे थे, उनके इन्वेजन्स हो रहे थे, क्या उनका एक्सटेंशन बिहार तक था? क्या सिकंदर आया था बिहार में? नहीं। तो ये ऐसे जो फॉरेन इन्वेजन है इंडो ग्रीक्स के, तो उनका एक्सटेंशन भी हमें देखने को नहीं मिलता है बिहार में। हालांकि बाद के इन्वेजन्स हमें देखने को मिलते हैं। और एक अगला क्वेश्चन ये है कि क्या वैदिक लिटरेचर से, जो वैदिक साहित्य हैं, जो वेद पुराण लिखे गए हैं, क्या वहाँ से हमें बिहार के बारे में जानकारी मिलती है? तो यस, हमें वहाँ से बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब हम शुरू करते हैं। अभी लार्जली हमें पता है कि इतिहास को कई सारे पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री एंड देन हिस्ट्री, राइट। तो वो तो एक अलग एस्पेक्ट हो गया। लेकिन जो स्टोन के बेसिस पे जो औजार मिले हैं, ठीक है, जो स्टोन टूल्स मिले हैं, उनके बेसिस पे जो हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है, हमें सबको पता है ना, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ऐसे जो डिवाइड किया गया है 3 फेजेस में ना, पूरा, मध्य और नव पाषाण काल, जिसको अंग्रेजी में पैलियोलिथिक कहते हैं, मेसोलिथिक कहते हैं और नियोलिथिक कहते हैं। तो इनकी साइट्स, अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है तो आप इधर देख सकते हैं साइड में कि इनका टाइम पीरियड क्या है और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, पॉज करके आप देख सकते हैं। तो पैलियोलिथिक साइट्स बिहार में कहाँ कहाँ हैं? अब जो आपको इतना आइडिया होना चाहिए जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो दक्षिण का बिहार है वो काफ़ी पुराना है, नीज एंड आर्कियन पीरियड का है। तो जो पैलियोलिथिक साइट्स है, जाहिर सी बात है साउथ बिहार से ही पाई जाएंगी, यानी मुंगेर और गया का जो क्षेत्र है वहाँ से पैलियोलिथिक साइट्स पाई गई हैं। मेसोलिथिक साइट्स में मुंगेर एक इम्पॉर्टेंट नाम है, ये ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे ही नियोलिथिक साइट्स में एक इम्पॉर्टेंट नेम आता है चिरंद का, या चिरांद, ठीक है, चिरंद, ये सारण ज़िले में है। तो सारण ज़िले में चिरांद है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चेचर जो वैशाली में है, ये भी एक नियोलिथिक साइट है, नव पाषाण काल की। उसके बाद में कॉपर एज आता है, यानी कि ताम्र एज जिसे कहते हैं ना, तो कॉपर एज या चैल्कोलिथिक पीरियड कहते हैं ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आयरन एज आता है, जिसमें पूरी तरह से वैदिक जो शैली है वो देखने को मिलती है। तो कॉपर एज बिहार में देखने को मिलती है, ऑफकोर्स देखने को मिलती है। तो कॉपर एज तो हर जगह से ही लमसम देखने को मिलती है, जहाँ से ये नियोलिथिक और मेसोलिथिक कल्चर देखने को मिलता है। तो चिरंद में देखने को मिलता है कॉपर एज, मुंगेर में देखने को मिलता है, मनेर, राइट, और मनेर जो कि पटना में पड़ता है, ठीक है, सोनपुर में देखने को मिलता है, गया में देखने को मिलता है, राजगीर में देखने को मिलता है और चेचर में देखने को मिलता है। तो ये हो गई कॉपर एज की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा। वैदिक एज के बारे में हम बात करते हैं कि वेद जो इतने मोनुमेंटल वर्क हैं हमारे देश के, उनमें बिहार के बारे में क्या देखने को मिलता है। तो एक वेद है यजुर्वेद। अब यजुर्वेद के का ही ब्राह्मण साहित्य है शतपथ ब्राह्मण। कहीं कहीं पर आपको अलग अलग देखने को मिलेगा कि शतपथ ब्राह्मण में बिहार को क्या कहा गया और यजुर्वेद में क्या गया। एक्चुअली में जो ब्राह्मण साहित्य होते हैं वो वेदों से एसोसिएट ही होते हैं ना, तो जो शतपथ ब्राह्मण हैं वो खुद यजुर्वेद का ही एक पार्ट आप कह सकते हैं। और ये काफ़ी डिटेल में बात करता है चीज़ों के बारे में। तो इसमें बिहार के किंग विदेह के बारे में जानकारी मिलती है। इक्ष्वाकु वंश के ये होते हैं ना, जो बाद में रामायण में भी काफ़ी देखने को मिलता है। इक्ष्वाकु डायनेस्टी के किंग विदेह जो होते हैं उनके बारे में बात मिलती है यजुर्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में ये। और ज्योग्राफी ऑफकोर्स एक अलग से कुछ संसद टीवी पे एपिसोड ही आया है कि ज्योग्राफी ऑफ महाभारत एंड रामायण। तो उस समय जो ज्योग्राफी, जो भी लिटरेचर लिखे जा रहे थे, उसमें भी बिहार की ज्योग्राफी के बारे में बात की गई है। तो ऑफकोर्स ज्योग्राफी के बारे में बात की जाएगी, क्योंकि जितने भी पुराने लिटरेचर है उसमें युद्ध के बारे में जब लिखा जाता था तो ऑफकोर्स पहाड़, पर्वत, नदियों के बारे में जानकारी मिलती थी। और एक शब्द मिलता है कीकट शब्द मिलता है, जो बिहार के लिए प्रयोग किया गया है। किसमें? वेदों में। अब वेद है तो आप यजुर्वेद मार सकते हैं, अगर ब्राह्मण साहित्य हैं तो आप शतपथ ब्राह्मण के साथ जा सकते हैं। और बिहार के लोगों को क्या कहा जाता था?
तो बिहार के लोगों के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है ब्रात्य, ठीक है। ब्रात्य का मतलब होता है वंडरर यानी घुमंतू टाइप के लोग, कहीं कहीं पे इसको क्रूएल या अनपायस, ये देखो इंटरप्रिटेशन का इशू है, ठीक है, कोई हिस्टोरियन इसको कैसे भी कह सकता है। तो ब्रात्य का मतलब जनरली वो लोग जो घुमंतू टाइप के होते थे, ज़्यादा रिलीजियस नहीं होते थे, ज़्यादा धर्म कर्म में नहीं विश्वास करते थे, तो वैसे लोगों को ब्रात्य कहा गया था। तो इनिशियल में चूँकि बिहार में ये सब कल्चर इतना ज़्यादा नहीं था, धार्मिक प्रचार, तो मे बी उनको डिनोट करने के लिए ब्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया हो। उसके बाद देखो धीरे धीरे जनपद फिर महाजनपद बनते हैं ना। ऑफकोर्स इंडिया की हिस्ट्री आपको लार्जली पता ही होगी। तो जो 16 महाजनपद का काल आता है वैदिक पीरियड के बाद, वैदिक के बाद पोस्ट वैदिक पीरियड आता है, और फिर महाजनपद काल जब शुरू होता है तो 16 महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं। और 16 महाजनपद का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है कि भाई 16 ही महाजनपद थे। तो उसमें तो एक अंगुत्तर निकाय, ठीक है, अंगुत्तर निकाय जो एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है, आई एम रिपीटिंग, अंगुत्तर निकाय जो एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है, उसमें से 16 महाजनपद के वो सोर्स है, उसमें पता चलता है कि देश में 16 महाजनपद थे। ऐसे ही भगवती सूत्र जो एक जैन लिटरेचर है, भगवती सूत्र जो एक जैन लिटरेचर है, वहाँ से भी ये जानकारी मिलती है कि देश में 16 महाजनपद थे। और इसमें से 3 महाजनपद जो 3 पुराने किंगडम थे, बड़े बड़े किंगडम, वो बिहार में थे। उसमें से एक था मगध जो पटना और गया का रीजन है, वहाँ पर इसका विस्तार देखने को मिलता था। मगध जो सबसे पावरफुल बनकर उभरा कुछ दिनों बाद। उसके बाद में अंग जो आज का भागलपुर का क्षेत्र है, ठीक है, वो अंग कहा गया। और उसके बाद में वज्जी संघ, ये तीनों बिहार में ही थे। इसलिए बिहार की एंशियंट हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो वो एक्चुअली में भारत का ही इतिहास होता है। वज्जी संघ जो मुजफ्फरपुर, वैशाली और आसपास का जो क्षेत्र है, ये पूरा एक संघ हुआ करता था, एक रिपब्लिक होता था, एक गणतंत्र होता था। तो गणतंत्र था, यहाँ पे संघ बन करके कई सारे छोटे छोटे जो राजा मिलकर के गणतंत्र चलाते थे। तो ये विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र था, विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र था। तो ये इसकी राजधानी लिच्छवी देखने को मिलती है फर्स्ट रिपब्लिक में, राइट, लिच्छवी फर्स्ट रिपब्लिक। तो और लिच्छवी जो वज्जी संघ का सबसे मजबूत किंगडम कहा जाता था लिच्छवी, ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना। उसके बाद में अंग जो है, अंग की कैपिटल चंपा हुआ करती थी। मगध की कैपिटल ग्रीव्रिज, पहले ग्रीव्रिज बनाया गया था, फिर राजगृह भी आपको देखने को मिलता है, और सबसे लास्ट में पाटलिपुत्रा हमें देखने को मिलता है। वज्जी, तो वज्जी संघ में देखो आप, वज्जी की हम लोग बात कर रहे थे ना, वज्जी की कैपिटल वैशाली है, ये आपको ध्यान में रखना है। अंग की कैपिटल चंपा है, मगध की कैपिटल ग्रीव्रिज या राजगृह या पाटलिपुत्रा भी कहते हैं, वज्जी की कैपिटल वैशाली, वैशाली में ही आपको पता चलता है कुंडल ग्राम होता है, वहाँ पे महावीर भगवान का जन्म होता है। तो इसमें 8 संघ होते हैं, उसमें से इसकी कैपिटल वैशाली होती है। अब आते हैं मगध पे जो सबसे पावरफुल होकर के निकला। अब मगध को किसने स्टार्ट किया? मगध का फाउंडर बृहद्रथ था और इसके रियल फाउंडर बिंबिसार को माना जाता है। अब मगध में जब इस्टेब्लिश हो जाता है मगध बिंबिसार के द्वारा, तो यहाँ पर कई सारे राजवंशों का शासन होता है और उसमें से कुछ प्रमुख राजवंश होते हैं जैसे हर्यंक डायनेस्टी, शिशुनाग, नंद, मौर्य, गुप्त पीरियड, और गुप्त पीरियड के बाद लेटर गुप्ताज। ये यहाँ पे ध्यान में रखना है, काफ़ी लोग इसको मिस करते हैं कि गुप्ता के बाद पूर्ववर्ती के गुप्त भी आते हैं, परवर्ती गुप्ता भी जिसे कहते हैं। और ये कहाँ से सोर्स मिलता है? अपशाद का इंस्क्रिप्शन, ठीक है, अपक्षण का इंस्क्रिप्शन, इसको ऐसे हिंदी में लिखा जाता है। तो अपक्षण का जो इंस्क्रिप्शन है वो बताता है जो आदित्य सेन का था, ठीक है, उसमें जीनियोलॉजी, जो लेटर गुप्तास की जीनियोलॉजी मिली, वंशावली के बारे में पता चलता है कि भाई गुप्त काल जब नॉर्थ इंडिया में विघटन हो जाता है तो उसके बाद में लेटर गुप्तास, पूर्ववर्ती के गुप्तास आते हैं जिनके टाइटल गुप्त काल के जैसे ही होते हैं, सेम नाम आपको मिलता है, तो ये भी ध्यान में रखना। उसके बाद पाल डायनेस्टी, तो ये सारी चीज़ें बिहार, बंगाल के आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। अब इसके बाद जो इतिहास होता है मगध के बाद, वो एक्चुअली में हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते ही हैं। तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे पाटलिपुत्रा को किसने बनाया था? तो उदयन ने बनाया था, जो हर्यंक डायनेस्टी का था। और कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी, क्योंकि ये लार्जली आप हिस्ट्री जब भी पढ़ते हो तो जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल किसने कराया, ठीक है, अजातशत्रु ने भी कराया था, अशोक ने भी कराया था, काला अशोक ने भी कराया था। तो वो चीज़ें हमें ध्यान में, हम जनरली पढ़ते ही हैं। उसके फाउंडर का, उसके अध्यक्ष कौन थे, वहाँ पर क्या क्या हुआ था, ठीक है। फोर्थ वाली किसने कराया था? कनिष्क ने कराया था, कुंडलवन में कराया था। उसमें क्या हुआ था कि हीनयान और महायान सेक्ट में जो बुद्ध धर्म है वो डिवाइड हो गया था। ऐसे ही पाल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? गोपाल थे।
और पाल डायनेस्टी ने भी ओदंतपुरी का जो ये गोपाल था ना, इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बनाया था। ऐसे ही धर्मपाल जिन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई थी भागलपुर में, और ऐसे ही देवपाल रहते हैं। तो देवपाल के समय एक इम्पॉर्टेंट घटना होती है। देवपाल के समय एक राजा होते हैं सुवर्ण भूमि के। सुवर्ण भूमि किसको कहा जाता था? इंडोनेशिया को सुवर्ण भूमि कहा जाता था पुराने समय में। तो उनके समय एक इंसिडेंट मिलता है कि देवपाल के समय ही जो वहाँ का राजा था बलपुत्र देव, ठीक है, तो उसने क्या था कि डोनेशन कुछ दिया था 5 गांव का या कुछ ऐसे, देवपाल से उसने संबंध स्थापित किए थे पढ़ाई लिखाई के ही क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में ही, या फिर ऐसे एक इंसिडेंट आपको देखने को मिलेगा। आप इन लार्जली, ये मैं बता रहा हूँ थिंग्स टू नोटिस, ये चीज़ें आपको नोटिस करनी है क्योंकि ये इन जनरल इंडियन हिस्ट्री ही है, इसमें कुछ ऐसा बिहार का नहीं है। उसके बाद जब हम आजीवक संप्रदाय के बारे में पढ़ते हैं तो बराबर की केव्स के बारे में पढ़ते हैं। बराबर की केव्स अशोक और उसका जो ग्रैंडसन था दशरथ, उसने जो है आजीवक संप्रदाय के लिए बनवाया था। और इसके बाद मिडेवल हिस्ट्री है, उसको हम किसी और वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये थिंग्स टू नोटिस है, यानी कि ये कंप्लीट नहीं है बट इतना पढ़ने के बाद भी आप MCQ सॉल्व कर सकते हो, आपको एक आइडिया लग जाएगा।